पर्यावरण में अगर आपको डिफाइन करना है, डिफिनीशन, ये पर्यावरण है क्या? तो मित्रों देखिएगा, पर्यावरण जो है इसका घटक या कंपोनेंट, मतलब पर्यावरण का क्रिएशन होता कैसे? तो सिंपल मित्रों, जैविक और अजैविक घटकों के, जैविक और अजैविक घटकों के सम्मिश्रण से बनता है क्या? पर्यावरण। अब आपके मन में होगा कि जैविक और अजैविक घटक में क्या क्या आता है, जरा जानिएगा। जैविक घटक में वो सभी आता है जिनकी प्राप्ति किसी भी लिविंग बीइंग क्रिएचर यानी प्राणी जंतु से हो या वनस्पति से हो। तो जंतु और वनस्पति से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, दैट विल बी सोर्स ऑफ या दैट विल बी इंक्लूडेड इन आपका जैविक घटक। और अजैविक घटक जो इनसे प्राप्त न होकर प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, वह होता है क्या? अजैविक। चाहे आप सपोज करिए, लकड़ी क्या है? जैविक घटक, क्योंकि लकड़ी किसी प्लांट से प्राप्त किया आपने, तो प्लांट तो जीवित ही रहा होगा, ठीक है। कोयला क्या है? कोयला, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आरओ एग्जाम में पूछा गया, आरओ पानी पीने वाला आरओ नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर आपका समीक्षा अधिकारी, इसमें पूछा है डियर क्वेश्चन, ऑप्शन दिया था 4। ऑप्शन बड़ा मजेदार है, देखिए। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, और तीसरा ऑप्शन है मित्रों पानी, और चौथा ऑप्शन है मछली। तो आप जरा इनके बारे में अगर थिंक करते हैं, सोचते हैं, कोयला कभी न कभी वह जंगल रहा होगा, और जंगल के दब जाने से जमीन के अंदर वह कोयला का क्रिएशन हुआ, तो यह कोयला आपका जैविक घटक में है। पेट्रोलियम भी जो है कभी न कभी कोई जीव जंतु दबा होगा जमीन के अंदर, तो उनके दबने से ये पेट्रोलियम एक दिन का नहीं बनता है। ये पेट्रोलियम बनने की जो प्रक्रिया है मित्रों, वह हजारों साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। हजारों लाखों साल के बाद विज्ञान की धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, पेट्रोलियम का क्रिएशन। एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि पेट्रोलियम है क्या? व्हाट इज पेट्रोलियम? आप सिंपल बोलिएगा। कोई बोला है हल्का सा आवाज, मीठी आवाज, हाँ मधुर आवाज में, गोरख बोले हैं, इनकी आवाज मधुर है। ये वो हाइड्रोकार्बन होता है मित्रों। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी जो का आयाम जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा कड़ियर। हम लोग हंसी मजाक आप ही से करेंगे और किसी से करेंगे, क्लास में है तो हम ही लोग एक दूसरे से कर लेते हैं, ठीक है। अब देख, ठीक है, लेकिन हर चीज मर्यादा के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कुछ आप शब्द या इनवैलिड वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं होता अध्यापक के द्वारा। अब जरा सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन मैंने बताया आपको 2 प्रकार का होता है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन हिंदी संतृप्त हाइड्रोकार्बन
असंतृप्त। मैं बताया हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की सभी वैलेंसीज एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, और जितनी भी कार्बन का या किसी का भी हो, अगर एकल बंध है मिस्टर प्रेमचंद यादव, तो वह एकल बंध होता है सिग्मा बंध। एकल बंध जितना भी होगा क्या होगा? सिग्मा बंध। और जो एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यह सहसंयोजक बंध का प्रकार होता है। एगो लाइन सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन हाँ ट्रिपल बॉन्ड, और सभी हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग जो होता है 3 प्रकार का होता है केमिकल बॉन्डिंग। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जिसको इन हिंदी भी कॉल्ड वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। अब वैद्युत संयोजक बंध को क्या डिफाइन करेंगे? क्या डिफाइन करेंगे आपका? बताएं आप लोग, बताएं नहीं तो। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, बस एक शब्द याद रखें, बस इतना ही हो गया। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट, दैट विल बी नोन एज आर लिस्टेड इन आपका आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी बंध बनता है वह क्या होता है? और जो स्थानांतरण करेगा, मान लीजिए आपने दिया आप पर प्लस चार्ज, जिसने लिया उस पर माइनस चार्ज। स्थानांतरण में यही होता है ना। और दूसरा होता है साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी में ये होता है पूरी तरह से दे नहीं दिए जाते हैं। वो साझेदारी में मतलब बीच में रख दिया, आप भी अपना काम चला लीजिए, हम भी चला लें। लेकिन साझेदारी भी 2 प्रकार से होती है केमिस्ट्री में। एक साझेदारी होती है जो निस्वार्थ भाव से होती, एक स्वार्थ भाव से होती। तो ये समझिएगा जरा आपका, उसमें होता है कोई सामान हमने रख दिया, आप भी काम चलाइए हम भी चलाएंगे। अब उसमें ये होगा कि हमें भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। हम बिना आपकी हेल्प लिए हमारा भी काम नहीं चलेगा, हमारा हेल्प लिए आपका भी नहीं काम चलेगा। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें एक, मान लीजिए आपके पास नीली कलम है और मेरे पास ब्लैक पेन, तो आपको यही ना होता है हेडिंग डालना, कोई कंटेंट डालना 1 2, तो आप अपनी नीली भी रख दीजिए, मैं अपनी ब्लैक रख दूं। काली और नीली से आप काम चला लीजिए, आपके नीली और काली से हम चला लें। तो ये क्या हो गया? ये आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपका सिर्फ नीली पेन से लिखूंगा या आपके पास काली है तो सिर्फ काली से लिखेंगे। हम भी काली नीली से लिख रहे हैं कॉपी, आप भी लिख रहे हैं, बस जरूरत है तो आप उठा लिए काम चला लिए, मैं उठा लिए काम चला लिया। तो ये होता है मित्रों इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट, दैट बॉन्ड विल बी नोन एज आपका कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डियर, आपका दिमाग कहीं और नहीं ना है। चलिए आज कौन सा दिवस है? चलिए कोई दिवस नहीं है आपका, हर दिन का पता किया करिए लिस्ट में विश्व का कौन सा दिवस है आपका। डियर अंकित कुछ बता रहे हैं। हाँ डियर का आप जरा सुनिए मैम, आगे जो है एक और बचा है उसमें बस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। ये बंध भी मित्रों बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ये बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन क्या होता है मित्रों, साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो जोड़ा है वह किसी एक का होता है।
किसी एक का होता है, उसमें ये नहीं कि आपका भी हम भी नहीं है, किसी एक का होता है, लेकिन वो अपना भी काम चलाएगा। जैसे दो पेन है हमारे पास, ब्लैक भी है और नीली भी, और आप जो है खाली हाथ झुमा के आए हैं, चल रहे हैं पढ़ने। अब आपके पास है ये नहीं कोई पेन, तो अब यहाँ क्या करूँगा मैं? मान लीजिए आप कि भावनाओं को समझते हुए मैं दोनों पेन रख दिया, मैं कहा मुझे आपका एक ही ने एक साथ लिखूंगा, आप मेरी काली भी ले लीजिए, मेरी नीली भी ले लीजिए। तो दोनों पेन अगर आपने यूज कर लिया मेरी, लेकिन पूरी तरह से हम आपको देंगे नहीं कि आप लेके चले जाइए घर, घर नहीं लेके जाने देंगे, बीच में रखिए, दोनों लोग काम चलाइए। ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब दोनों पेन मेरी है तो मैं क्या हो जाऊंगा? डोनर। क्या हो जाऊंगा शिप्रा सिंह? डोनर। मैं दोनों पेन मेरी है तो मैं हो जाऊंगा डोनर। आप हाथ झुमा के आए हैं तो आप हो जाएंगे एक्सेप्टर, यानी ग्राही आप हैं, मैं दाता, मैं हूं क्या? दाता। समझ गए ना डियर? कोई दिक्कत? आइए जरा आगे निकलते हैं। यहां पर आइए, कहां से कहां हम लोग चले गए? केमिस्ट्री भी घूम लिए, वापस आ जाइए इन्वायरमेंटल में। पेट्रोलियम जो होता है मित्रों, वो हाइड्रोकार्बन होता है, नंबर एक बात। और किसी भी ईंधन एक नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर, पूछता है केमिस्ट्री में ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो किसी भी ईंधन की गुणवत्ता का माप है। जिस भी ईंधन का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वह ईंधन उतना ही बढ़िया माना जाता है। ऑक्टेन नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल माने क्या होता है? ईंधन। गाड़ी में एगो मीटर होता है, फ्यूल मीटर। हाँ डियर, जो बीच में होता है जो बताता है कौ काटा तेल है, वो क्या होता है? फ्यूल। ईंधन को बताता है डियर। तो आप बताइएगा क्या चीज समझ गए ना पूरा आपका ईंधन के बारे में? और डियर ऑक्टेन नंबर जान गए, अब बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मित्रों आपका ये ऐसा नहीं कि मिट्टी उट्टी से अपने आप रस, नहीं, कोई भी जीव जंतु या वनस्पतियों के सड़ने गलने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आपको पता है एक बायोडीजल पौधा है जिसको पूछता है, कई बार टेट में भी पूछा गया, सुपर टेट में पूछा गया, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक बायोडीजल प्लांट है। तो जेट्रोफा की बीज को पेराई कर दीजिए, पेराई कर देंगे, और जो निकलेगा तेल उसको आप डीजल के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही चीज है, डीजल डालते हैं, उसको डाल दीजिए, चलेगा फटाफट आपका। तो बायोडीजल प्लांट होता है जेट्रोफा। तो मित्रों आप ये जानिएगा, और ये मछली तो साफ दिख रही है, ये तो जंतु है, तो ये तो जैविक घटक होगा ही होगा। चक्कर पानी में। अब पानी मित्रों ये आपका एक यौगिक है H2O, पानी। अब एक वो भारी पानी होता है, यानी भारी जल। भारी जल जो होता है ये D2O होता है। अब मित्रों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर सेम जबकि द्रव्यांश संख्या भिन्न हो। लेकिन मैंने बोला है किसी तत्व के वे परमाणु, यानी मित्रों तत्व जो एलिमेंट होगा वह एक ही होगा। शाबाश डियर, ऐसा नहीं कि एगो समस्थानिक क्लोरीन का ले लिया उसको इक्वल कर दिया ऑक्सीजन से, गलत बात। समस्थानिक उसका होगा ही नहीं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये आपका C6, ऐसे अब C12 लिख देते हैं, C13 और C14। एक बार टेट में पूछा गया है C14 को, ये आपका किस काम में लेते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के आयु का आंकलन करने में आपका लिया जाता है।
तो मित्रों इन्वायरमेंटल इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी फुल्ली। और कुछ होता ही नहीं एनवायरमेंटल में। क्या होता है? विज्ञान होता है प्लस जियोग्राफी होती है, अब थोड़ा सा बायो होता है बस। आप मित्रों समझिए, अब डियर इनको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 6C12, 6C13, 6C14। अब किसी तत्व के वे परमाणु, तो सभी आपका एक ही तत्व के परमाणु है और सबका जो नीचे एटॉमिक नंबर है वो सेम, मास नंबर क्या है? डिफर है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएंगे? समस्थानिक। उसी तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब यहां पर इसी को ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, इसको प्रोटियम। तो डियर ये जो ड्यूटेरियम है इसी को लेकर के ऑक्सीजन से क्रिया कराकर भारी जल का निर्माण किया जाता है, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। और हैवी वाटर का इस्तेमाल जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी, उसमें आपका न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है। पल्लवी पांडे बताइए, ग्रेफाइट और कैडमियम और डियर सही बताए हैं आपका। ग्रेफाइट, कैडमियम, कैडमियम की छड़ें आपका रॉड इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम CD सिंबल होता है, सही बताएं। भारी जल जो है भारत में एक ही कारखाना है, अब बढ़ भी गया होगा, हो सकता है नया प्रोडक्शन। तलचर है एक उड़ीसा, वहीं पर भारी जल बनाने का कारखाना है, तलचर उड़ीसा में। और भारी जल जो है डियर इसकी खोज किया था यूरे और वासवर्न, यूरे और वासवर्न। कब? 1932 में। नोबेल कब मिला? सोनम बताइए। 1934 में, 34 में। आगे बढ़ने चल। न्यूक्लियर रिएक्टर अगर है मित्रों तो उसमें ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। डियर कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जितना भी रिएक्टर है उन रिएक्टरों में 20% इनरिच वाला यूरेनियम इस्तेमाल होता है। जबकि आपको परमाणु बम बनाना हो तो 80% इनरिच वाला यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। और मित्रों आप बताइएगा, अगर मान लीजिए आप भारत के प्रतिनिधि हैं और आपको यूरेनियम चाहिए किसी देश से, तो पता है वो विश्व की कौन सी एजेंसी है जो डिसाइड करेगी कि आपको यूरेनियम दिया जाए कि नहीं दिया जाए? नहीं, वो नहीं है आपका। वहां पर कौन सा ग्रुप है? चलिए बता रहे, आगे हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा आपको कंटेंट सब क्लियर करना है, आगे बढ़ते हैं। अब डियर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे मिट्टी है, वायु है, पत्थर है, लोहा है, कॉपर है, जो कुछ भी है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, ये सारा कुछ क्या होता है? अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। क्या ऐसा कुछ है
कोई मुर्गी ऐसी बताएंगे जो सोने का अंडा देती हो? नहीं। तब अगर सोने की अंडा देती तब सोना आपका किस में हो जाता है? जैविक घटक में। अगर कोई मुर्गी होती अंडा देने वाली सोने की, कहीं है आपका ऐसा? नहीं है, सब कहावतों में कहा जाता है डियर का। डियर, एक प्रश्न डियर, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है मित्रों? अभिप्राय को बताया गया है भूमि, जल, वायु और पौधों की वह प्राकृतिक दुनिया जो हमारे चारों ओर अस्तित्व में है। किसमें है? एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है। और एक ऑप्शन और दिया है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग, जैसे एट प्रेजेंट टाइम हम हैं और हमारे चारों तरफ जो भी दशाएं हैं इस समय विद्यमान, इस सारी दशाओं का जो पूर्ण योग है वह हमारे लिए क्या है? पर्यावरण है। हम यहाँ पर हैं या आप यहाँ पर हैं, आपको तो यहाँ का पर्यावरण आपको प्रभावित कर रहा है। इसीलिए ना लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो पहले पता करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है। तो इस समय आप जहाँ बैठे हैं और आपको जो भी दशाएं चारों ओर से घेरे, ये चारों ओर से घेरे हुए सभी दशाओं का योग क्या है? पर्यावरण। एक वो लास्ट में लिखा है एबव ऑल, यानी सही तो वही होगा। और पर्यावरण की बहुत बड़ी डिफिनेशन हो जाती है अलग अलग। और कह रहा है डियर, भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, मतलब एक दूसरे से क्या है? को रिलेटेड है। ये सभी मिला करके कहा जाता है कि यही क्या है? पर्यावरण। मित्रों आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो एक आपका वायुमंडल भी आता है, पर्यावरण का हिस्सा है। स्थल मंडल भी आपका पर्यावरण का हिस्सा है। जीवमंडल, अब जीवमंडल क्या है? जहां पर पौधे और जंतु अपना निवास करते हैं। और एक है जलमंडल। तो जलमंडल में समुद्र हो गया, नदी हो गया, झील हो गया और सागर हो गए। ये सब मिलाकर के क्या है? जलमंडल का क्रिएशन करते हैं। और आगे एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सबसे बड़ा, तो आप जानते हैं धरती पर 71% एरिया इज कवर्ड बाई आपका वाटर या सी, समुद्र के द्वारा घिरा है। इसलिए सबसे बड़ा तो वही हुआ। और उसके अलावा डियर, पर्वत का टूटना हो सकता है, विखंडन हो सकता है। पर्वत धीरे धीरे बरसात होगा, उसका टूट टूट करके धीरे धीरे आपका मिट्टी समाप्त होगी आपका। लेकिन आपने समुद्र के अस्तित्व में ज्यादा खतरा आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। और मित्रों समुद्र की जो लवणता है ना, वो कभी भी कम नहीं हो सकती, ऑलवेज बढ़ती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी 29% भाग पर आपका स्थल है, उसका सारा नमक जो है धीरे धीरे समुद्र में जाएगा। फिर मानसून बनेगा तो मानसून और बादलों के साथ, पानी के साथ समुद्र का जो नमक होगा वह आता रहेगा। गलत बात, ये कहाँ आता रहेगा?
डियर, इवोपराइजेशन जब होगा तो नमक का इवोपराइजेशन होता है? नहीं, आपका प्योर वाटर होता है। नमक कहाँ रह जाता है? समुद्र में। अब डियर, जितना भी नमक है धरती पर, और नमक हर जगह है, कोई भी दीवार को चाट के देखिए, अपना पसीना चाट के देखिए, नमक है। कहीं भी कुछ भी आपका डियर, पेड़ की दीवार चाट के देख लीजिए, नमक है। 22 गाय है, उसका मुंह चाट लीजिए डियर, वो भी नमक है। कहीं भी नमक है डियर, नमक हर जगह विद्यमान होता है। इसीलिए जब बरसात होता है तो सब धुल के सारा नमक आपका नदी तालाबों को होते हुए चला जाता है। जाना ही समुद्र में डियर, लेकिन समुद्र से वो पानी, आपको पता है वाटर साइकिल में, चक्र में यही पढ़ा होगा आपने कि बरसात होता है, पानी समुद्र में जाता है, भाप बनता है, आता है, बरसात होता है। लेकिन जब समुद्र में आपका धुआ कर जितना भी धरातल के नमक जाते हैं, तो जब इवोपराइजेशन होता है तो वह नमक नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है, प्योर वाटर। क्योंकि कभी भी वर्षा का जल आप कभी भी रोक करके कंटेनर में देखिए, पीजिए, कोई नो टेस्ट। अगर नो टेस्ट तो वह दैट विल बी प्योर वाटर, वह शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच मान? 7.0 यानी 7। और यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 है मित्रों, तो वह क्या होता है? शुद्ध जल होता है। वह उदासीन बिलियन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम हो गया तो वह अम्ल होता है, एसिड। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो गया, 14 के बीच में हो गया, तो वह क्षारीय हो जाता है। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। और डियर, अगर आपसे पूछता है, अगर कोई प्रश्न आ जाए कि दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है डियर, तो कोई लड़का बताया है, बहुत अच्छा बताया, डेड सी। तो डेड सी गलत जवाब है उस लड़के का। हाँ, मैं बता रहा हूं, डेड सी का डेंसिटी ज्यादा है मित्रों, याद रखिएगा। डेड सी नाम क्यों पड़ा? डेड सी को हिंदी में कहते हैं मृत सागर। वह सागर नहीं है मित्रों, वह झील है। झील वो है कहाँ? जॉर्डन में है। इतना डाउनवर्ड एरिया में है कि सब जगह से धुआ धुआ के सब आपका जाता है किसमें? उसी मृत सागर में। अमृत सागर का घनत्व तो इतना ज्यादा हो गया पानी का कि अगर आप रोहू उठा के उसमें फेंकेंगे तो रोहू पानी में डूबिए नहीं पाएगा। पानी उठा के फेंक देगा रोहू को कि ऊपर तैरो, एकदम ऊपर तैरो। अब ऊपर तैरेगा तो श्वसन क्रिया करेगा कैसे? क्योंकि मछली की क्वालिटी होती है कि वह पानी के द्वारा ऑक्सीजन लेती, और मछली को पानी के अंदर डेड सी रहने नहीं देता, उठा के ऊपर कर देता है। आप भी जाएंगे ना कभी वहां जॉर्डन घूमने, तो वहां जाइएगा आशुतोष, वहां कूदिएगा एक बार उसमें, आपका देखिएगा आपको भी फेंक देगा डियर, इतनी उसकी डेंसिटी है डियर। और मित्रों, जॉर्डन जो है, एक ट्रिक मैंने पढ़ाया था, लस्सी जम गई। यह इजराइल के चारों पड़ोसी देशों के लिए बनाया गया ट्रिक। ये आपका इजराइल एक यहूदियों का दुनिया में एकमात्र देश है, इजराइल। इजराइल के सीमावर्ती देश हैं। लस्सी जम गई, उसमें हो जाएगा लौ से लेबनान, सौ से सीरिया, और जम गई तो ज से जॉर्डन, अब मो से होता है मिस्र। गई को छोड़ दीजिए, गई तो गई डियर। अब डियर,
गई तो आप चिंता मत करें डियर, अपना काम करें डियर। अब तो डियर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। मित्रों जॉर्डन का देखेंगे तो एक पतली सी लकीर अगर मैप में आप लेके जाएंगे तो वह ले जाकर के करीब करीब 25 किमी की एरिया है जो लाल सागर से टच करती। छोड़िए हटाते हैं। वान झील के बारे में, वान झील सही जवाब दिया मित्रों। 330 के आसपास होता है। कितना होता है? सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर किसी झील की लवणता है तो वान झील की है। वान झील कहाँ है? टर्की में है। टर्की एक ऐसा देश है, सुनिए ध्यान से, टर्की एक ऐसा देश है जिसका 97% हिस्सा थरेस है, अंतोलिया। 3% हिस्सा उसका थरेस है और 97% वाला जो हिस्सा है उसी में वान झील है। आप भूलिएगा मत, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है मित्रों, ये जो हिमनद है, हिमनद, अगर वह पूछता है कि हिमनद किसका हिस्सा है, स्थल मंडल का है, जल मंडल का है, जीव मंडल का है, किसका है? जल मंडल का है। हिमनद जो होता है, हिम माने होता है बर्फ का, नद माने होता है गड्ढा। और मित्रों इस साल जो क्वेश्चन आया था यही आया था, हिमनद का आकार कैसा होता है? तो भैया वी के आकार का नहीं होता है, यू के आकार का होता है। इसलिए हिमनद में अगर कोई गिर गया ना, निकल नहीं पाए, क्योंकि उसका जो साइडर होता है एकदम खड़ा होता है, एकदम सीधे खड़ा होता है। ऐसे बर्फ का होता है सीधे स्टैंडिंग में होता है 90 डिग्री पर, तो वह यू के आकार का होता है। जबकि नदियां जब पहाड़ी एरियाओं से चलती हैं तो उनका एलिवेशन या उन्नमन इतना ज्यादा होता है, ढलान, कि वह पहाड़ों को तोड़ करके आपका आगे बढ़ती हैं, तो वह बनाती हैं वी आकार की घाटी। तो नदियां वी आकार की घाटी कहां बनाती? पर्वतीय एरियाओं में। क्यों बनाती हैं? वहां पर एलिवेशन या झुकाव ज्यादा होता है। लेकिन नदियां सबसे ज्यादा चौड़ा कहां होती? मैदानी इलाकों में होती हैं डियर आपका। और नदियों का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है? पहाड़ों पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि नदियों को ताकत अगर मिलता है मित्रों तो एलिवेशन से मिलता है, झुकाव से मिलता है, झुकाव या ढलान। और नदियां बूढ़ी कब हो जाती हैं? हाँ, मैदानी क्षेत्र में नहीं, समुद्र में जहां गिरती है मुहाने पर। अब मुहाने पर मित्रों इतना न बूढ़ी हो जाती हैं कि चल फिर नहीं जाता है। और जो भी बालू रेत लेके जाती हैं इतना वेग कम हो जाता है कि वहीं जमा देती, और जमा देती हैं तो वह बनता है क्या? डेल्टा। यही कारण होता है डेल्टा। अब बताइए, जहां से पहाड़ निकलता है, जहां पर पहाड़ के पास से नदियां निकलती हैं, वहां जरा डेल्टा का 10 ट्रक बालू गिराइए, एक को बहेगा, बचेगा। अरे वहां आपका बालू की बात छोड़िए, पत्थर को तोड़ के बहा देती। इसलिए अमेरिका की वो नदी जो अपनी जवानी की अवस्था में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाई है जिसका नाम है ग्रांड कैनियन, वह कौन सी नदी बनाई थी मित्रों? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी किस देश की नदी है? यूएस की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नदी है कोलोराडो नदी। और मित्रों कोलोराडो नदी आपका
कोलोराडो नदी ये आपको पता है किस अमेरिका के किस भाग में है? ये आपका जो है किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है, कैलिफोर्निया के पास लगभग आपका। डियर थोड़ा मैप को हमेशा पढ़ते रहें, बराबर रिवाइज करते रहें। आगे बढ़ूंगा डियर, अगला क्वेश्चन है डियर, वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में डियर अलग अलग आपका लेयर है। पृथ्वी के पास जो पहला मंडल है, यही क्वेश्चन अब किया है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, एक पृथ्वी का सबसे नजदीकी मंडल। आज क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल क्या है? समताप। और ओजोन परत जो है उसके बाद कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। टॉप में क्या हो जाएगा? आयन मंडल। इन्वायरमेंटल का बेसिक पॉइंट ही अभी बता रहा हूं। और यार असल मंडल में एक बात और बताइएगा, नदी का वो पॉइंट है, एक नदी जो अपने जल को जब समुद्र में गिराती है तो वहां डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा एक तरह से कहा जाए तो कोलैडी कण की तरह होते हैं। और डियर वह समुद्र के पानी से, समुद्र का पानी खारा होता है और डियर नदी का वेग वहां पर इतना कम हो जाता है कि वह जितना भी कुछ मैदानी इलाकों से रेत बालू बहा के लेके गई वहीं पर क्या करती? अपने मुहाने पर जमा देती है। और जमाती है तो 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। एगो बत्तख का पांव देखे हैं? हाँ ऐसे ऐसे पक्षी पाद डेल्टा। पक्षी पाद, पक्षी माने होता है कुछ ऐसी पक्षियां होती हैं जो जल में तैरती हैं। तो जल में तैरने वाली पक्षियों का पांव देखेंगे तो उनके अंगुलियों के बीच में आपका एक ऐसे लेयर की तरह स्किन पाई जाती है। तो पानी से वह पीछे की ओर दाबती हैं ऐसे ऐसे और वह आगे की ओर बढ़ती है। तो वह जो डेल्टा होता है उसी को बोलते हैं पक्षी पाद डेल्टा। पक्षी के पाद माने होता है पैर। तो पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मित्रों मिसिसिपी मुख्य नदी और मिसौरी उसकी सहायक नदी। एक आपका सुंदरबन डेल्टा है और सुंदरबन डेल्टा आपको पता है इतना बड़ा है कि पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर के अब बांग्लादेश तक पूरा फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। एक प्रश्न और पूछता है, दुनिया की वह कौन सी नदी है जिसका मुहाना सबसे चौड़ा है? तो मित्रों रसिया की नदी है ओब। सही बताया आपने। ओब का मुहाना ऐसा है जैसे लगेगा कि समुंदर है पूरा, इतना चौड़ा मुहाना है। अब हमको बता दीजिए ओब नदी जिस सागर में गिरती है वह सागर कौन सा है? देखिए आप लोग महासागर बता के भुलवा दे रहे हैं हमको। हम सागर की टॉपिक भी पढ़ा दिए। अब वो आर्कटिक महासागर तो आपका सह्या हो जाएगा भाई। रूस के ऊपर आपका खपड़िया पर कौन सागर है? आर्कटिक को तो हर कोई जानता है। अब हमको ही बताइए, वहां सब पढ़ाए, एक एक सागर पढ़ाए। ओब नदी आपका किस सागर में गिरती? अब हम कहेंगे, अब हम कह दें कि गोदावरी, नर्मदा, गंगा
एक किस सागर में गिरती है? आप कहेंगे सर हिंद महासागर में। बहुत बढ़िया आपका डियर, काम तो चला लिया आपने। चाहे वो आपका नर्मदा गिरती हो अरब सागर में, वो भी हो जाएगा, दैट इज पार्ट ऑफ हिंद महासागर। चाहे बंगाल की खाड़ी में गिरती हो, तो वैसे ही शॉर्टली आप निकाल ले रहे हैं इसको डियर। आप जो 40 सागर पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं? 70 सागर में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया था, सब याद भी हो गया था। इसलिए आप लोग जरा उसको मेंटेन करें। अब टॉपिक सब शुरू हो जाएगी और 2-3 महीनों में सब फिनिश भी हो जाएगा आपका, जून तक। खूब मेहनत से पढ़े, आगे बढ़ा जाए डियर।